अमीर और गरीब का बंटवारा। एक दिन की बात है, सुनीता के ससुर जी का देहांत हो जाता है और उनके दोनों बेटे को बुलाया जाता है। वो दोनों अपने पिता को मरे देखकर बहुत तेजी से रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद की बात है, रमेश अपने बड़े भाई रोहन से कहता है कि भाई, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं शहर में जाकर काम करूँगा और वहाँ से पैसे भेजूँगा, तो तुम ये घर चलाना, ठीक है? और कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं पैसा भेज दूँगा। मैं जाऊँगा तो 1 साल के बाद ही लौटूँगा, ठीक है भाई? इतना कहने के बाद रोहन घर से बाहर निकल जाता है शहर की ओर रवाना होने के लिए, और वो शहर की ओर चला जाता है। तभी तभी रोहन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कुछ मंगाना हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना। मैं वहाँ पर काम करूँगा, फिर वहाँ शाम के 6 बजे के बाद आऊँगा। मुझे बार बार परेशान मत करना फ़ोन करके कि ये सामान लाना है, सब्जी लाना है, ठीक है? इतना सब कुछ कहने के बाद रोहन ऑफिस की ओर निकल जाता है और धीरे धीरे ऑफिस की ओर जाने लगता है। उसकी पत्नी दोनों भाइयों को इधर उधर जाते देख बहुत टेंशन में हो जाती है। तभी उसका बेटा बाहर से खेलकर घर के अंदर आता है और अपने माँ से कहने लगता है कि माँ, मेरे सारे दोस्त स्कूल पढ़ने जाते हैं और आप मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। मैं भी स्कूल में पढ़ने जाना चाहता हूँ। अगर मैं पढ़ने जाऊँगा तो एक दिन मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊँगा और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। माँ, इस घर में हम अब और नहीं रह सकते। इस घर में बरसात के समय में इतना पानी भर जाता है कि हमें छत पर जाने पड़ता है, और अगर मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर हो गया तो हम लोगों को नए घर खरीदने में आसानी होगी। इतना सब सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग कितने गरीब हैं। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला कहाँ से करा दूँ? इतना सुनते ही सुनीता का बेटा गुस्से से बाहर की ओर जाने लगता है और बाहर की ओर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। घर में कोई भी काम हो करने के लिए अंदर चली जाती है। कुछ साल बाद की बात है, रमेश शहर से लौटकर अपने घर आता है। अपने साथ एक अपनी औरत को भी लेकर आता है। तभी जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, भैया भाभी इधर आओ, देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ। तभी उसके भैया भाभी आ जाते हैं। भैया देखो, मैं शादी कर लिया। ये मेरी पत्नी है और आज से ये इसी घर में रहेंगी। मुझे इससे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। तभी उसके भैया कहते हैं कि छोटे, तूने ये क्या कर दिया? दादाजी के मरने के बाद तूने तो अपना रंग और ढंग ही बदल डाला। शादी करनी होती तो तू मुझसे कहता, मैं तेरी शादी करवा देता। तू कहाँ से इसे उठा लाया? अभी जा और इसे वहाँ पर छोड़ कर आ जहाँ पर ये थी। अगर ये घर में रहेगी तो हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे, या फिर ये इस घर में रहे, या फिर हम दोनों इस घर में तीनों लोग रह सकते हैं। ये नहीं रहेगी इस घर में। तभी तभी सुरेश अपने भाई से बड़ी आवाज में कहता है कि आप दोनों इस घर से निकल जाओ। ये सिर्फ आप दोनों का घर नहीं, अब हम दोनों का भी घर हो गया है। अगर आप इस घर में रहेंगे तो हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर आप दोनों यहाँ से चले जाए तो कृपया करके बहुत मेहरबानी हो जाएगी, और अभी इसी वक्त आप दोनों इस घर से बेदखल हो जाएं तो ही अच्छा रहेगा। तभी वो दोनों नाराजगी से इस अपने प्यारे से घर से बाहर की ओर चले जाते हैं और ये दोनों देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते। इस छोटे से घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन की बात है, रमेश खेत से लौटकर घर आता है और अपने पत्नी से कहता है कि अजी सुनती हो, खाने को कुछ बनाया हो तो लाओ, बहुत तेज से भूख लगी है।
हम दोनों खाना खाकर फिर वापस खेत में जाने वाले हैं, जल्दी करो जी। फिर उसकी पत्नी कहती है कि कहाँ से खाना लाकर दूं मैं आप दोनों लोगों को? घर में तो एक भी अन्न का दाना नहीं है। हम लोग अब क्या खाएंगे? आप तो फसल हमेशा कर बेकार हो जाती है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम नए फसल खरीद कर खाना खा सकें। हमारे घर में तो 1 रुपया भी नहीं है और खाना भी नहीं है, और आज से खाना भी नहीं बना है, तो हम क्या खाएंगे? अगर खाना हो तो तुम्हें दूं ना खाने के लिए। तभी रमेश कहता है कि अजी इतना गुस्सा मत करो जी, मैं अभी बाहर जाता हूँ और कहीं से खाने का इंतजाम जरूर करता हूँ, शाम तक मैं खाने का इंतजाम कर दूंगा, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम दोनों का पेट जरूर भरूंगा। इतना कहकर रमेश अपने घर से बाहर की ओर जाने लगता है और उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। तभी रोहन भी अपने पिता के साथ जाने लगता है और वे रोहन अप गुस्से में अपने गांव से निकलते हुए वह एक बहुत घने जंगलों में जा रहा था और घने जंगलों में पहुंचने के बाद वहां पर एक पेड़ बहुत बड़ा था। वहां पर रोहन बैठ जाता है और फिर तभी वहां पर एक तांत्रिक बाबा आ जाते हैं और रोहन को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि बार बार एक ही बात कहते हैं कि काली पहाड़ी, जो जाएगा उसकी जिंदगी बन जाएगी काली पहाड़ी। इतना कहकर तांत्रिक बाबा वहां से अपने स्थान की ओर निकल पड़ते हैं और तभी रोहन सोचते सोचते कुछ खड़ा होता है और फिर जाकर वो घने जंगल की ओर से जाने लगता है और धीरे धीरे कर कर वह घने जंगल से गुजरते हुए उस काली पहाड़ी के बारे में सोचते हुए गुजरते गुजरते वो काली पहाड़ी पर पहुंच जाता है और एक सुंदर से गुफा में पहुंच जाता है जहां पर वहां पर बहुत से हीरे मोती थे और तभी वो देखकर एक बूढ़े बाबा को देखकर चौंक जाता है और बूढ़े बाबा कहते हैं कि डरो मत बेटा, तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगा। तभी रोहन अपने घर के हालातों के बारे में दादाजी से कहने लगता है। कहता है कि दादाजी मेरे घर पे तो खाने के लिए एक अन्न नहीं है, हम क्या खाएंगे? तभी दादाजी कहते हैं कि बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ। तुम इतने छोटे होकर भी यहाँ तक इस काली पहाड़ी तक आए, ये बहुत सौभाग्य की बात है, वरना कोई भी इस काली पहाड़ी में कभी आता नहीं था, डरता था और डर के भाग जाता था। मैं तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर दूंगा बेटा, तुम घबराओ मत। आज से तुम्हारे घर में खाने के लिए कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि मैं एक जादुई हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक इनाम देता हूँ तुमको। ये लो जादुई गिलास, इस जादुई गिलास से तुम अपने घर में एक एक गिलास सबको जूस पिला देना। ये सुनकर रोहन आगे की ओर बढ़ता है और दादा की ओर जाने लगता है और दादाजी से फिर जाकर वह उनके पास खड़ा होता है और गिलास ले लेता है। गिलास लेने के बाद उनको कहता है, दादाजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी परेशानी को समझा और मुझे एक जादुई गिलास दे दिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर रोहन अपने घर की ओर जाने लगता है और धीरे धीरे कर कर वह गुफा से बाहर निकल जाता है। गरीब का घर। एक दिन की बात है, रमेश अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं खेत में जा रहा हूँ खेत देखने, तुम अपना ख्याल रखना, मैं देर से आऊँगा क्योंकि मुझे खेत की रखवाली करना पड़ता है। खेत में सांड घुस जाते हैं और सब फसल बेकार कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए मैं खेत में जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रमेश अपने घर से बाहर चला जाता है और गांव से होकर वह धीरे धीरे आम के बाग से गुजरते हुए वह अपने खेत में पहुंच जाता है और खेत में जाकर वहां पर खड़े होकर अपने खेत को देखने लगता है। तभी देखते देखते सेठ आ जाता है। आने के बाद सेठ कहता है कि का रे रमेशवा, हमार पैसवा नाही दी पे,
हमार पैसवा नहीं देबे तो तोके हम जान से मार दिहब, नहीं तो तोर घर हड़प लेहब। हमार पैसवा हमें जल्दी जल्दी दे दिए, नहीं तो हम तोरे फसलिया मन से आधी तोर फसलिया ले लेहब। समझत है कि नहीं हमरी बतिया के? हमके हमार कर्जवा जल्दी लौटा दिए, नहीं तो फिर हमसे बुरा केहू नहीं होई। रमेश बाबू, एक बात सोच ले जा, अपन घर दे दिया हमें, नहीं तो अपने फसल मन से आधा फसल हमें दिया। अब हम जा। तभी रमेश कहता है कि नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए, मैं आपका कर्जा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। अभी मेरी पत्नी मरी है, मेरे घर बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसों की, वरना मैं आपका पैसा तुरंत लौटा देता। मेरी फसल हो जाएगी तो आप मेरी सारी फसल ले लीजिएगा, लेकिन मेरा घर मत लीजिएगा, नहीं तो हम और मेरे दोनों बेटे कहाँ सड़क पर आ जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। हम लोग कहाँ पर रहेंगे? आप ही बताइए सेठ जी, ऐसा इतना जुल्म हमारे ऊपर मत करिए, हमको जीने और खाने दीजिए। रमेश जी, एक बार हमें और मोहलत दीजिए, हम आपका सारा कर्जा लौटा देंगे। 1 महीने का हमें और टाइम दे दीजिए, उसके बाद आपका सारा कर्जा हो जाए। इतना सुनते ही सेठ गुस्से में अपने घर की ओर निकल जाता है और अपने घर पे गुस्से में आता है और बैठ जाता है। तभी अपने पत्नी से कहने लगता है कि तेरी सुनत है, अब की बार हम रमेशवास कर्जवा ला ले है वो से, अगर कर्जा ना दे तो ओकर घर हम हड़प लेबै, समझू कि नहीं? अब की बार हम ओकर कौनो बहाना नहीं सुनब, ओकर रोडे बुलाए के छोड़ब। ओकर इतनी बढ़िया फसल भइल बा, ओकर फसल हम हड़प लेब, फसल ना दे तो घर ओकर हड़प लेहब। दोनों मन से एक चीज़ जरूर होकर अब के हम हड़पें। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अजी, कब तक आप दूसरों पे, गरीबों पे जुल्म करते रहेंगे? कभी तो मेरी भी लाज रख लिया करिए। कितने आप बड़े आदमी हैं, फिर भी इतना पैसा आपके पास है, धन है, दौलत है, शोहरत है, फिर भी आप गरीबों को क्यों परेशान करते हैं? गरीबों को इतना परेशान करना ठीक नहीं है। अगर आप अभी से भी सुधर जाएं तो भी बहुत अच्छा है, वरना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पाप का घड़ा भर जाएगा। तभी रमेश अपने घर पर आ जाता है और अपने बेटे से जाकर कहने लगता है कि बेटे, सुनते हो, रमेश इस बार हमारा घर नहीं तो हमारे खेत की आधी फसल ले लेगा। अगर फसल ले लेगा तो हम क्या मार्केट में बेचेंगे, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम खाए बिना मर जाएंगे। हमारा तो अब कोई रास्ता निकल नहीं रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं बेटे? अब हम सड़क पर आ जाएंगे, हमारा घर भी चला जाएगा, अब हमारा तो सिर्फ सेठ ही मदद कर सकते हैं। तभी सेठ सुनता है ये सब बातें और उसके घर में आता है और कहता है, रमेश बाबू, हमके माफ़ कर दिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम तुमसे कहियो ना परेशान करबे, काहे से कि हमार पत्नी हमार आँख खोल देस। अब तू हमें 1 रुपया मत दिया, हम तुमके झूठ बोल के तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ाए रहे, तुम्हारे ऊपर कर्जा ना रहा, हम सिर्फ तुमसे पैसा हड़पे खातिर तुम्हारे ऊपर कर्जा लगाए रहे। रमेश बाबू, हमें माफ़ कर दिया, इतनी बड़ी भूल हम गरीब के साथ ही करत रहे, हमें भगवानों माफ़ ना कर सकते हैं। हे रमेश बाबू, हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करत बाटे, हमके माफ़ कर दिया रमेश बाबू, हम तुमके जितना पैसा चाहे देहब, तू तनको मत घबराए। तभी रमेश वहाँ से अपने घर की ओर धीरे धीरे निकल जाता है और तभी ये दोनों उसे देख। सौतेली माँ का कहर। एक दिन अचानक से रिया की माँ मर जाती है और रिया रोने लगती है। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं और वह अपने पत्नी को मरे देखकर वह भी रोने लगते हैं। तभी दोनों लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं
अपने माँ के गम में बहुत ज़्यादा रोने लगती है रिया। तभी उसके पिताजी उसको समझाते हैं, बेटा अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हारी माँ तो मर गई, अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो किसी का होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने यह सोचा है कि अब तुम्हारे लिए एक दूसरी माँ को लेकर आता हूँ जो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, तुम्हें अपनी माँ की तरफ से प्यार करेगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी मम्मी ज़रूर लेकर आऊँगा जो तुम्हें खाना भी बनाकर देंगी और तुम्हें स्कूल भी भेजेंगी, तुम्हारा कपड़ा भी धोएंगी और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगी। तुम रोना नहीं बेटा, बस मैं तुमसे यही गुजारिश करता हूँ कि तुम अच्छे से और सही सलामत रहना, ठीक है बेटा। मैं जा रहा हूँ। तभी रमेश अपने शहर के लिए निकल जाता है और गांव से होते होते वह एक घने जंगलों से गुजरते हैं। तभी वह शहर में पहुंच जाता है। शहर में पहुंचकर वह अपने बेटे के बारे में सोचते सोचते आगे बढ़ने लगता है। तभी वह रोहिणी के घर में पहुंच जाता है। तभी उस वहाँ पर रोहिणी से कहती है कि रोहिणी तुम मेरे घर चलोगी, मेरी पत्नी मर गई है, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखने चलोगी, क्या मेरी मदद कर सकती हो तुम? तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगा, सिर्फ तुम्हें मेरे बेटी का ख्याल रखना होगा और मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना होगा ताकि मेरी बेटी की माँ की याद ना आए। और इस तरह मैं तुम्हें तुम्हारे मुँह मांगी कीमत भी दूंगा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। इतना कहता है रोहिणी, फिर कहती है कि ठीक है मैं चलूँगी, पर उसके लिए तुम्हें मुझे पैसा देना होगा, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। और अगर तुम मुझे जितना पैसा दोगे मैं तुम्हारे घर पे उतना ही दिन रहूंगी और तुम्हारी बेटी का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी, तुम्हारी बेटी को माँ की कमी कभी नहीं होने दूंगी। तभी रोहिणी के साथ रमेश चला जाता है और जाते जाते वो दोनों लोग पहुंच जाते हैं शहर में। गुजरते गुजरते वह लोग धीरे धीरे रोहिणी के बारे में रमेश सोचते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। तभी अपने घर पहुंचता है, अपने बेटी को देखता है और अपने वहाँ पर रुककर अपने बेटी से कहता है, बेटा आज से ये तुम्हारी नई माँ है, ये तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और तुम्हारा सारा काम करेंगे। तुम्हें सिर्फ स्कूल जाना है बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम अपने माँ को भूल जाओ, अब यही तुम्हारी माँ है और तुमसे बहुत प्यार करेंगी और अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार भी करेंगी। तुम घबराना नहीं बेटा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें ला कर दूंगा, तुम्हें सिर्फ अब अच्छे तरीके से रहना है और पढ़ना है। तुम अपनी माँ की याद मत लाने देना, ठीक है बेटा। अभी मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। तभी रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो ऑफिस के लिए जाता है। तभी उससे रोहिणी कहती है कि चल आज के बाद तुझे मेरा सारा काम करना पड़ेगा, अब तू ही मुझे खाना बना कर देगी, मैं तुझे खाना बना कर नहीं दूंगी। आज के बाद तू मेरा सारा काम करेगी, मेरा कपड़ा धोएगी और घर की साफ सफाई तू ही करेगी। वो तो मैं तेरे पिता के कहने पर चली आई, वरना मैं आने वाली नहीं थी, तेरी माँ मैं बनने नहीं आई हूँ, ठीक है। आज के बाद तू घर का सारा काम करेगी, ठीक है, और मैं आराम करूँगी। इतना कहकर रोहिणी घर के अंदर चली जाती है। तभी रमेश की बेटी रोने लगती है और रोहिणी आती है, कहती है अभी तक कोई भी काम तूने नहीं किया, सिर्फ बैठ कर रो रही है। रुक अभी मैं तेरे को बताती हूँ, उठ जल्दी सारा काम कर दे, नहीं तो मैं तेरे को बहुत मारूंगी। तभी रोहिणी झाड़ू लेकर रमेश की बेटी को मारने लगती है और मारते मारते उसे बेहोश कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी अपने रूम में जाती है, तभी रमेश के पिताजी आ जाते हैं और अपने बेटी को बेहोश होकर देखते घबरा जाते हैं और अपने बेटी से कहते, उठो बेटा क्या हुआ, तुम क्यों बेहोश हो गई थी? तभी वो दोनों रमेश को सच्चाई बता देती है और अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। अपने